नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। शाम के 4 बजने को है। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कानपुर हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर है। हयात जफर हाशमी की पुलिस रिमांड पर अब कल फैसला होगा। कानपुर पुलिस हयात जफर हाशमी की 14 दिन की रिमांड की मांग कर रही थी, जिसे लेकर पुलिस आज कोर्ट में एप्लीकेशन पुलिस ने दी थी और कोर्ट अब इस मामले पर कल सुनवाई करेगा। सूत्रों के मुताबिक दंगे के मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी और उसके एसोसिएशन को विदेश से फंडिंग की गई थी। तो बड़ी खबर, हयात जफर हाशमी पुलिस की रिमांड पर अब उसकी कल फैसला होगा। कानपुर पुलिस हयात जफर हाशमी को की 14 दिन की रिमांड की मांग कर रही थी, लेकिन कोर्ट जो है अब इस पर कल फैसला देगा। बाकायदा पुलिस ने इसके लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में दी थी। और विशाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विशाल, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए प्राची, अब से कुछ देर पहले कानपुर की जो जिला सत्र न्यायालय है, यहाँ पे जो अर्जी मूव की गई थी कानपुर पुलिस की तरफ से हयात जफर हाशमी, जो कि कानपुर का मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है, उसकी रिमांड को लेकर के अब से कुछ देर पहले ये जानकारी मिली है जिला जज की जो अदालत है उससे कि कुछ तकनीकी खामियां रह गई थी पुलिस की तरफ से, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि जो पेपर थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थे और उसको कंप्लीट करके लाने को बोला गया है। जिला जज की तरफ से कानपुर पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि कल तक इन पेपर्स को आप दोबारा प्रस्तुत कीजिए और उसके बाद आप रिमांड के लिए एप्लीकेशन मूव करिए। उसके बाद इस पर सुनवाई होगी और जिला अदालत के जो जिला जज हैं वो कल इस पे सुनवाई करने के बाद अपना फैसला देंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कानपुर पुलिस उम्मीद कर रही थी कि आज जो जफर हाशमी है वो रिमांड में पुलिस के आ जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गति आगे मिलेगी, तो उसके लिए कम से कम कानपुर पुलिस को 24 घंटे भी इंतजार और करना पड़ेगा। चलिए विशाल, इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रिमांड एप्लीकेशन में कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, अब लिहाजा उसे पुलिस को पूरा करना है। अब कल जो है उसकी रिमांड पर फैसला देगा कोर्ट। कानपुर में 3 जून जुमे के दिन हुए दंगे में अब विदेशी फंडिंग का एंगल सामने आ गया है। सूत्रों की माने तो दंगे के आरोपों में गिरफ्तार हयात जफर हाशमी की संस्था को एक मोटी रकम विदेश से भेजी गई थी। ये पैसा 3 बैंक अकाउंट्स के जरिए उसके खातों में जमा किया गया था। 2019 में ये सभी तीनों अकाउंट खोले गए थे और फिर करीब 3 साल के भीतर करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन इसमें किया गया। एक खाते में अभी भी 1,27,00,000 रुपए बचे हैं। आपको बता दें कि बाकी के 2 खातों में सिर्फ 11 लाख रुपए बचे हुए हैं। जफर हाशमी की संस्था को पैसे भेजे गए, पैसों को लेकर विदेशी फंडिंग की आशंका है। 2019 में खोला गया खाता जो कि प्राइवेट बैंक में खोला गया था। उसके अलावा 30 जुलाई 2019 को पैसा जमा किया गया, जिसकी राशि बताई जा रही है 3,54,00,000 रुपए थी। उसके अलावा सितंबर 2021 में खाते से निकासी हुई और 98 लाख रुपए एक साथ निकाले गए। खाते से कई बार रकम ट्रांजैक्शन की हुई। अभी भी खाते में 1,27,00,000 रुपए इसमें मौजूद है। लेन देन को लेकर 2 और खातों की जानकारी मिली है। 2 से 3 साल में करोड़ों का लेन देन किए गए। ये दोनों खाते भी 2019 में खुले थे और अब इनमें सिर्फ 11,05,000 रुपए बचे हैं। सभी खातों की पड़ताल जारी है। कई एजेंसियों से जांच में मदद ली जा रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर ये पैसा आया तो आया कहां से। हालांकि कानपुर दंगे में पीएफआई का क्या कनेक्शन है, इसे लेकर भी जांच की जा रही है। और अब तक पीएफआई के 5 सदस्यों की पहचान की गई है, जिसमें से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है। दंगे से इनका क्या लिंक है, इसकी जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। पीएफआई के जो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं, इनके नाम मोहम्मद नसीम, मोहम्मद उमर और सैफुल्लाह। ये तीनों सीए विरोधी प्रोटेस्ट में भी शामिल रह चुके हैं। और इस बीच कानपुर के हिंसा प्रभावित पूरे इलाके का पुलिस ने मैप तैयार किया है। अब इस मैप के हिसाब से ही इस इलाके में पुलिस की तैनाती की जा रही है। पूरा इलाका काफी सेंसिटिव है। जहां पत्थरबाजी हुई पुलिस उसे रेड जोन मानकर चल रही है। पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। दंगाइयों की हर हरकत पर अब आसमान पर नजर होगी, दंगे वाले आसमान से नजर होगी। दंगे वाले इलाके में निगरानी बढ़ाते हुए ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। वहीं सुबह सुबह फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। हम इस समय कानपुर की सद्भावना चौकी पर मौजूद हैं और कानपुर पुलिस ने दंगे के बाद से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। अगर इस पूरे इलाके की बात किया जाए सद्भावना चौकी का, तो यही वो नई सड़क इलाका है जहां पर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद दंगा हुआ था। इस पूरे इलाके को सेक्टर्स में और जोन में बांटा गया है और मैपिंग कुल मिला के इस तरीके की गई है कि जहां भी इलाके में जब रास्ता जाकर के किसी भी चौराहे पे तिराहे पे खत्म होता है तो मैपिंग के हिसाब से इस पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की जाएगी। यहाँ पर एक एसएचओ की तैनाती की जाएगी और छोटे छोटे सेक्टर्स में एसएचओ को
एक प्लाटून पीएसी यानी कि पीएसी के 30 जवान दिए जाएंगे। इन सभी की ड्यूटीज़ यहाँ पर तैनात की जा रही है और मैप के जरिए इस पूरे इलाके को सेक्टर्स में बांट दिया गया है कि कौन सा इलाका कितना ज़्यादा संवेदनशील है। आने वाले दिनों में जुमा की नमाज दोबारा पड़ेगी, इसके लिहाज से जो मैपिंग के लिहाज से इस पूरे एरिया को सेक्टर्स और जोन में बांटा गया है। साथ ही अगर बात कर लिया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से तो पुलिस का कहना है कि ये पूरा जो इलाका है वो इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि इस पूरे इलाके को कानपुर पुलिस रेड जोन तरीके से मानती है और ये भी मानती है कि जैसे जैसे इस पूरे इलाके की मैपिंग करने के बाद बैरिकेड्स किया जाएगा, स्पेशल पुलिस लगाई जाएगी, पीएसी के जवान तैनात किए जाएंगे, उसके बाद इन पूरे इलाके में किसी भी तरीके से लोगों के आवागमन पर पुलिस का पूरा कंट्रोल रहेगा। आप मेरे ठीक पीछे देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो ड्रोन कैमरा है, ड्रोन कैमरा को यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। जो यहाँ के टेक्निकल स्टाफ हैं वो बाकायदा इस ड्रोन कैमरे को उड़ा रहे हैं और ड्रोन कैमरे के जरिए हवा से जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है उस पर नजर रखी जा रही है। जो टेक्निकल स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए कि घरों की छत पे आप लोग क्या क्या देख रहे हैं? कि कोई ऐसी वैसी चीज़ें तो नहीं रखी हैं जैसे हमलावर में करा जाता है, जैसे गुम्मे हो गए या कोई भी पत्थर कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें, बस ऑलमोस्ट ये सब देख रहे हैं। कुछ दिखा तो नहीं अभी तक? नहीं, कुछ जगह हैं जहाँ दिखा गया, कुछ मकान हैं, लेकिन बाकी सब साफ है यहाँ पे। तो कुछ जगहों पर पत्थर जो हैं वो नज़र आए हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आई हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह साफ़ हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से देखा जाए तो हाशमी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फंडिंग के लिहाज से विदेशी फंडिंग मिली है। अकाउंट्स में करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो इन अकाउंट्स में करोड़ों के ट्रांजैक्शंस को विड्रॉ भी किया गया है। कहाँ इन पैसों का इस्तेमाल किया गया है, किन लोगों को दिया गया है, किन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया है और कहीं इन पैसों का इस्तेमाल कानपुर में हुए दंगे में तो नहीं किया गया है। इन सभी बातों की तो तस्दीक है, जानकारी है, वो कानपुर पुलिस हर एंगल से कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले का सच क्या है। लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से कानपुर पुलिस दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसमें अब तक 54 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, ये कहा जा सकता है कि कानपुर पुलिस फ्रंट फुट पे आकर के इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दंगाइयों की धरपकड़ कर रही है और हाशमी से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन पर धरपकड़ के लिए उसके अकाउंट्स पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। और इस बीच कानपुर में पुलिस आज सुबह से ही एक्शन मोड में है। सुबह सुबह घटनास्थल पर एसआईटी और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है। जांच के आधार पर हिंसा के सबूतों की तलाश की जा रही है। जांच को और आगे बढ़ाते हुए हिंसा में शामिल और लोगों की पहचान के लिए फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम ने दादा मियां, नई सड़क और चंद्रेश्वर हाता का दौरा किया। बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम को अब कुछ इलाकों से टूटे हुए सीसीटीवी कैमरे, कई जगह पथराव के निशान, कुछ जगह पत्थर भी मिले हैं। यहां आपको बता दें कि सभी एविडेंसेस फॉरेंसिक टीम ने कलेक्ट कर लिए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी पूरी फोटोग्राफी भी कराई गई है। कानपुर दंगे में इस समय फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम मौके पर पहुंची हुई है। किस तरीके से पत्थर चले थे, 3 तारीख को घटना हुई थी, उसको लेकर के जो फॉरेंसिक की फील्ड यूनिट है कानपुर की, वो इस समय आप देख सकते हैं कि पहुंची हुई है स्पॉट पर। और फॉरेंसिक टीम के साथ साथ जो क्राइम टीम है यहाँ पर वो पहुंची हुई है। त्रिपुरारी पांडे जी एसीपी हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या क्या आप लोगों ने आज यहाँ पर निरीक्षण किया वो हम लोग को बताएं, इंडिया टीवी के दर्शकों को। साक्ष्य के संबंध में जो भी चीज़ें हैं वो एक एक पॉइंट पे, एक एक बिंदु पे जाकर के हम लोग बरामद कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं। और जो चीज़ें छूटी हुई थी, जैसे बहुत सी सफाई कर्मी भाई बहनों से बात करके उसके क्रम में उन लोगों ने कहाँ फेंका था वहाँ से कलेक्शन किया जा रहा है। और हर बिंदु पे, हर एंगल पे किसी कोई चीज़, कोई साक्ष्य छूटे ना, इन सब चीज़ों को एकत्रित किया जा रहा है। घटना का आप लोगों ने आज रिक्रिएशन किया है क्या कि 3 तारीख को यहाँ घटना किस तरीके से घटित की गई थी, किस तरीके से पत्थर आए थे, कहाँ से आए थे? उन तीनों घटनाओं में जो चीज़ें घटित हुई थी उसको हम लोगों ने बहुत अपनी पैनी निगाह से देखा है। और देख करके हर घटनाक्रम में हम लोग जा करके मौके पे ही उनका निरीक्षण किए हैं और जो भी साक्ष्य छूट गए थे उसको एकत्रित किए हैं। और जो हमारे सफाई कर्मी भाई बहन थे उनसे वार्ता करके और चीज़ें रिकवरी की जा रही है। आज कुछ खास मिला कि आप लोगों को सर जांच में? एविडेंस से संबंधित कुछ सामान मिले हैं जिसको कि हम लोगों ने रिकवरी किया। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, क्या इलीगल जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं उनके भी आप लोगों की निगाह है, उसके बारे में भी आप लोग देख रहे हैं? मैं भी कुछ नहीं बता सकता, ऐसी कोई बात नहीं। आज जो आप लोगों ने किया वो सिर्फ और सिर्फ मौके पर आकर रिक्रिएशन किया है और साक्ष्य को जुटाए हैं, साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है फॉरेंसिक टीम के साथ। जी, फॉरेंसिक। तो वीडियोग्राफी की गई है, साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं, नगर निगम की टीम मौजूद है। इसके अलावा फॉरेंसिक फील्ड यूनिट कानपुर के आप देख सकते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक्सपर्ट्स हैं ये जो कि फॉरेंसिक टीम के साथ रहते हैं। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, यानी कि अगर कोई भी क्राइम होता है उस क्राइम सीन के इन्वेस्टिगेटर हैं। कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले आप लोगों को आज यहाँ पर आप लोग आए हैं? हाँ, कुछ मिले। ईंटें, पत्थर कहीं और भी आप लोग को बरामद हुए हैं?
हाँ, कुछ बरामद हुआ है जो भी क्राइम से संबंधित। वो घरों की छत से बरामद हुए हैं या नीचे आप लोगों ने रिकवर किया है? वो तो घटना स्थल ये रास्ते ही से, छतों से नहीं गए। तो घटना स्थल जो है वहां से बरामद किया गया है। नगर निगम की जो टीम है वो नगर निगम की टीम यहां पर पहुंची हुई है और सिविल डिफेंस के भी लोग यहां पर हैं जिन्होंने पूरी तरीके से मदद की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देखिए चंद्रेश्वर हाता ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब यहाँ पर हमला हुआ यानी कि हिंसा हुई तो चंद्रेश्वर हाते को ही सबसे ज़्यादा टारगेट पे लिया गया था। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा पीएसी का भी यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया है। कैमरा पर्सन राजीव को बोलूँगा कि थोड़ा सा आगे आए ताकि ये भी दिखाया जा सके कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम पहुँची हुई है, क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए पहुँची हुई है। और क्राइम ब्रांच की ये टीम है जो कि फॉरेंसिक के लिहाज से बेहद एक्सपर्ट मानी जाती है। कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे चले, किस संख्या में चले, कितने लोगों ने चलाए और कौन कौन सी दिशाओं से ये पत्थर फेंके गए, ये क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स की स्पेशल टीम है जो कि पहुंची हुई है। ये बगल की मस्जिद बंकुशा है जहाँ पर बताया जाता है कि जब जुमे की नमाज हुई है तो उसके बाद आसपास की मस्जिदों से, सुनहरी मस्जिद से, इसके अलावा यतीम खाना की मस्जिद से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। फिलहाल आज की जो फॉरेंसिक टीम के क्राइम ब्रांच की टीम और यहाँ पर मौके पर आकर के उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, ये कहा जा सकता है कि आज का दिन साक्ष्य के लिहाज से, इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बेहद अहम है। जब क्राइम ब्रांच और क्राइम सीन के साथ साथ फॉरेंसिक की टीम ने मौके पर पहुंच करके महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। अब ये साक्ष्य कोर्ट में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आरोपियों, दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ एक मील का पत्थर जरूर साबित होंगे। कैमरामैन राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कानपुर के दंगा प्रभावित संवेदनशील इलाकों में आज ड्रोन से बाकायदा निगरानी की जा रही है। पुलिस पूरी तरह से तहकीकात में परत दर परत सबूतों की तलाश कर रही है और इसी कड़ी में अब तीसरी आंख की नजर दंगाइयों की हरकतों पर नजर उससे रखी जा रही है। घरों के ऊपर क्या रखे गए हैं, 6 दिन पहले किस साजिश के तहत पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया, ये सारे सबूत तलाशे जा रहे हैं। कानपुर पुलिस दंगाइयों से किस तरीके से निपट रही है, ये ताज़ा तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से सद्भावना चौकी पर इस समय ड्रोन के जरिए बाकायदा नजर रखी जा रही है। यानी कि तीसरी आंख से लोगों के ऊपर, दंगाइयों के ऊपर और उन सभी इलाकों में अब नजर रखी जा रही है जो दरअसल दंगा प्रभावित इलाके में है। 3 ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं आसपास के इलाकों में। घरों की छतों पर जाकर के ये बाकायदा वीडियो इमेज लेंगे, फुटेज लेंगे और उसके बाद निश्चित तौर पर पुलिस को इस बात का आइडिया होगा, अंदाजा होगा कि क्या कहीं पर किसी तरीके का गलत सामान तो नहीं रखा है, पत्थर तो नहीं रखा है, कोई उत्पाती या उपद्रवी किसी तरीके का गलत काम तो नहीं करना चाह रहा है। इन सभी चीज़ों को देखने के लिए बाकायदा यहाँ पर अब ड्रोन उड़ाया जा रहा है। तो अपने आप में समझा सकता है कि कानपुर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कितनी ज़्यादा मुस्तैद है। चूंकि जुमे के दिन ही यहाँ पर दंगा हुआ था और अब जुमा आने में 2 दिन बाकी है, उसको लेकर के पुलिस ने ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रखी है। कानपुर का ये सद्भावना चौक है, नई सड़क है और नई सड़क के बगल में ही किस तरीके से यहाँ पर दंगा हुआ था, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 54 आरोपियों को इस मामले में अरेस्ट किया है और अब ड्रोन के जरिए यहां बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है, चीजों को बेहतर किया जा रहा है। राहुल मिठास जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए हम लोगों को। राहुल सर, कैसी इमेजेस आ रही हैं, सब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे? बनाई गई हैं, बाकायदा फुटेज जो है वो आला अधिकारी देख रहे हैं। देखिए सारी फुटेजेस को जो सीनियर ऑफिसर्स है वो देख रहे हैं। सर, क्या ऑब्जेक्टिव है इस पूरे? एक मिनट जरा हम देख। मेरा इस साइड जाएगा सर, आपका इस साइड? हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि 2 इस साइड चले और 1 इस साइड चले। तो अभी अपन जो आगे चल रहे हैं उसको चलते हुए 1 मिनट देख लेते हैं। आप चलते रहो और मुझे आगे दिखाते रहो। मैं इधर इस साइड नहीं, इधर नहीं, मैं चाह रहा हूँ दोनों इसी तरफ से चले, एक के पीछे चले और एक इधर की तरफ चले। ठीक है सर, क्या ऑब्जेक्टिव है ड्रोन का? ड्रोन का ऑब्जेक्टिव सिंपली ऊपर से हम लोग देख ले रहे हैं। एक बार आज पूरी ज्योग्राफी हम लोग देखेंगे और उस ज्योग्राफी से हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि आगे हम लोग किस तरह से ड्रोन से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आगे आने वाले दिनों में छतों पे नज़र रखी जा सकती है, इनसे गलियों पे नज़र रखी जा सकती है
किस जगह से कितनी भीड़ किधर से आ रही है वो हम पहले से इसको देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। पत्थर भी दिख जाएंगे कम से कम, क्योंकि पत्थरों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ था पिछली बार, अगर छत पे इकट्ठा किए होंगे। बिल्कुल सही बात है, पत्थर है या कोई भी संदिग्ध गतिविधि है ऊपर, वो हम लोगों को पहले से ही नजर में आ जाएगी और हम लोग उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। तो एडिशनल डीसीपी राहुल मिठास जी बता रहे हैं कि किस तरीके से सभी के ऊपर नजर रखी जाएगी, कोई भी ऐसी गतिविधि होगी जो कि समाज के लिए गड़बड़ है, कानपुर के लिए गड़बड़ है, उसकी जानकारी पहले मिल जाएगी और इसी को देखते हुए ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है कानपुर की नई सड़क में। राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर। कानपुर में हिंसा और बवाल के 6 दिन बीत चुके हैं। पूरे मामले की तफ्तीश जारी है और आज प्रशासन सुबह से ही एक्शन मोड में है। यहां घटनास्थल पर बुलडोजर पहुंचा, जिसकी मदद से वहां बिखरे पत्थरों को इकट्ठा किया गया। डंपर में भर के ये पत्थर लेकर गए और हिंसा के दौरान पत्थरबाजी की घटना में इन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। कानपुर में दंगे के बाद लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। सड़क ये वो है नई सड़क जहां पर हिंसा हुई थी और इस समय जेसीबी की मदद से जो पत्थर पड़े हुए हैं उन सभी पत्थरों को यहां से हटाया जा रहा है। जेसीबी के जो ड्राइवर हैं उनसे पूछ लेते हैं। भैया आप ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग किस चीज के लिए आए हैं? सर हम लोग यहाँ सर ईंटा पत्थर हटाने आए हैं सर। क्या आपको बताया गया है, जवाब क्या दिया गया है? नगर निगम से सर जेई साहब ने हमें यहाँ ईंटा पत्थर हटाने के लिए भेजा है, जेसीबी लेके, और लेबर भी कर्मचारी साथ में आए हैं हमारे। इतना आप तो ईंटा पत्थर आप लोग इस पूरे इलाके से हटा चुके हैं? अभी तो सर अब ये तो हमें नहीं पता सर, ये दूसरे गाड़ी वाले ने उस दिन हटाया तो उसकी ड्यूटी थी, आज हमारी ड्यूटी। आज आपकी ड्यूटी है? जी सर। बोला गया है कि ईंटे पत्थर जो रोड के आसपास है उसको पूरा साफ करना है। जी जी सर। और भी कोई आप बोला गया चीज? नहीं सर और कुछ नहीं। यहीं से आपने शुरुआत की है इसकी? जी सर यहीं से शुरुआत की। अभी तो जेसीबी यहाँ पर पहुंची हुई है ईंटा पत्थर उठाने के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में ईंटा पत्थर यहाँ पर जब चला था शुक्रवार में जुमे की नमाज के बाद, तो यहाँ से मौके से जो साक्ष्य एकत्रित किए गए थे, साक्ष्य को एकत्रित करने के बाद बड़ी संख्या में जेसीबी के जरिए ईंटा पत्थर को उठाया जा रहा है और पूरे एविडेंसेस को क्राइम सीन ने मौके पर आकर के कलेक्ट किया है। और मौके पे कलेक्ट करने की वजह से सबका ये कहना है, क्राइम सीन का और साथ में इन्वेस्टिगेटर्स का, कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, इन पत्थर्स की भी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पत्थर जहाँ से चले हैं, चलाए गए हैं, किस तरीके से तोड़े गए हैं, किन दिशाओं से फेंके गए हैं, ये सारी चीज़ आज के रिक्रिएशन में क्लियर हो जाएगी, ताकि जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुँचेगा तो उसकी अपने आप में इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी। मेरे ठीक पीछे एक डाला खड़ा हुआ है, इस डाले में आप देखिए कि पूरे इलाके का जो पत्थर है वो बड़े से कंटेनर में एकत्रित किया गया है, रखा गया है, ताकि इन पत्थरों को यहाँ से हटाया जा सके। पिछले शुक्रवार को यहाँ पर दंगा हुआ था, बवाल हुआ था, और अब शुक्रवार एक बार फिर से आ रहा है। उसके लेकर के एहतियात के तौर पे इलाके में जितने भी पत्थर रखे गए हैं सब पत्थरों को हटाया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है, नगर निगम कर्मचारियों को लगाया गया है ताकि मौके पर किसी भी दोबारा अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं, पीएसी के जवान मौजूद हैं, लोकल पुलिस मौजूद है, ताकि किसी भी अनहोनी घटना से बचा जा सके। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जेसीबी मशीन के जरिए पत्थरों को इकट्ठा किया जा रहा है और उस पूरे इलाके को क्लीन किया जा रहा है, और उससे पहले यहाँ पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है। राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर। इस बीच कानपुर हिंसा पर बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने कहा कि इस दंगे में किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी आरोपी के अवैध मकान मिले तो उस पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। कानपुर हिंसा के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो उनके खिलाफ सरकार ने भी अब बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। हमारे साथ कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी साहब हैं। सर, अब किस तरह से बुलडोजर चलेगा आरोपियों के खिलाफ? देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उसी को आप बुलडोजर कह लें, कुछ कह लें। बुलडोजर हम लोग केवल उन पे है जो अवैध इमारतें बनी हुई हैं, जिन्होंने सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके इमारतें बना ली हैं, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं और उस पर कार्रवाई हो रही। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उस एरिया में ऐसी बहुत सी इमारतें हैं, लेकिन अभी तत्काल इसलिए नहीं किया जा रहा कि लोग उस घटना से कनेक्ट कर देंगे, लेकिन कार्रवाई ये पहले से भी चलती रही है, ये हमेशा चलती रही है कि अवैध इमारतें हैं, बगैर नक्शे के बनी है तो वो गिराई जाए। लेकिन सर, शहर काजी का कल किस तरह से बयान आया कि अगर बुलडोजर चलता है तो कफन लेकर सड़क पर उतरेंगे? मेरे ख्याल में शहर काजी या तो समझ नहीं पाए हैं बयानों को, या विश्लेषण सही से नहीं किया है उन्होंने, शहर काजी ने। लेकिन बुलडोजर माने ये नहीं है कि हम पूरे इलाके को बुलडोजर नाबूद कर दें। जो अवैध बिल्डिंग बनी होंगी
उनको गिराने की पहले से भी कार्रवाई होती रही है, आगे भी होगी। लेकिन जो आरोपी चिन्हित किए गए हैं दंगे के, हाँ, उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई नहीं, आरोपी जो चिन्हित किए गए हैं उसको कानून के तहत कार्रवाई होगी। जो देखिए हमारे यहाँ न्यायपालिका है, संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था में अब उन पर मुकदमा चलेगा, मुकदमा में कोर्ट जो फैसला करेगा वो कार्रवाई होगी। शहर काजी ने कल एक और बड़ा बयान दिया, कह रहे हैं कि बच्चों से गलतियां हो गई। अब ये तो अच्छी बात है, उन्होंने कही है बच्चों से गलतियां हो गई। अब ये तो कानून के दायरे में जो होता है वो होगा, उसमें हम लोग तो कहीं आते नहीं या कोई नहीं आता। सरकार भी, कानून से बड़ा कोई नहीं है, शहर काजी भी नहीं है। और मैं एक उनको जरूर अनुरोध करूंगा शहर काजी जी को कि अपने लोगों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दें, नसीहत दें, शिक्षा दें कि इस प्रकार के बवाल भविष्य में न हो। और बांदा जेल में बाहुबली मुख्तार अंसारी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के आरोपों पर पुलिस अब एक्शन में आ गई। डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी ने मंडल कारागार पहुंचकर जेल का निरीक्षण किया। डीआईजी जेल करीब 2 घंटे तक पूरे जेल का निरीक्षण उन्होंने किया। लापरवाही पर डीआईजी जेल ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। उसी को चूक को उसी का सुधार करने के लिए मैं आया था और उसी में उनको बाकी लोगों को निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप द्वारा इंस्ट्रक्शन भी तो दिए जा रहे थे जेल प्रशासन को, फिर भी नहीं सुधर रहे, तो फिर नहीं सुधार है, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं है। इस समय क्या कहते हैं, थोड़ा बाकी तलाशी में इसीलिए कोई सामान नहीं मिला उनको, जिलाधिकारी महोदय को। अगर सुधार नहीं होता तो तलाशी में कुछ सामान मिलता। लापरवाही उनकी जो है इस बात की थी कि वो जिलाधिकारी महोदय का थोड़ा सा वहाँ पे रुकना पड़ा, समय लगा उनको। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शूटर सिद्धेश गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे से शूटर सिद्धेश उर्फ महाकाल की गिरफ्तारी हुई है। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसे गिरफ्तार किया है। ये बड़ी कामयाबी, बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है इस केस में। राजीव सिंह हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। राजीव, क्या है पूरी जानकारी और कैसे इस शूटर तक पहुंची पुलिस? देखिए, पुणे ग्रामीण में मंचर करके एक इलाका आता है जहां का रहने वाला है। इसके ऊपर वहां पर मकोका के केसेस भी दर्ज थे और लोकल जो पुलिस थी लगातार पंजाब में जब मूसेवाला हत्याकांड हुआ था उसके बाद से पंजाब पुलिस के अलावा पुणे ग्रामीण पुलिस भी महाकाल की तलाश कर रही थी और पुलिस को एक पुख्ता जानकारी मिली थी जिसके बाद में इसकी गिरफ्तारी हुई है और लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने इसे डिटेन किया और उसके बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। थोड़ी देर के बाद में पुणे ग्रामीण पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर विस्तृत ब्यौरा इसमें दिया जाएगा कि कहां से और कैसे गिरफ्तारी हुई है। ये संतोष जाधव जो कि दूसरा शूटर था, ये भी पुणे ग्रामीण इलाके का ही रहने वाला है और उसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर संतोष जाधव कहाँ है और किस तरह से इन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है और इसके अलावा और कौन कौन लोग थे और इनके कांटेक्ट में कैसे आए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इनके संपर्क में कैसे गए, क्योंकि ये लोग मूलतः जो है पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो अब इस पूरे मामले में थोड़ी देर के बाद में एसपी की तरफ से एक विस्तृत ब्यौरा दिया जाएगा। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी की पुष्टि हो गई है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी जो गिरफ्तारी दिखाई गई है, पुराना जो मकोका का मामला चल रहा था उसके अंतर्गत गिरफ्तारी दिखाई गई है, लेकिन इसमें पंजाब पुलिस को भी आगे इस बारे में जानकारी दी जाएगी, सूचना दी जाएगी आधिकारिक तौर पर और पंजाब पुलिस अगर इनकी कस्टडी निश्चित तौर पर मांगेगी तो उनको भी आगे की पूछताछ के लिए मूसेवाला केस में कस्टडी दी जाएगी। राजीव, आपके पास वापस लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस बीच हम तस्वीर दिखा रहे हैं सिद्धेश उर्फ महाकाल की और ये तस्वीर इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें, एक दिन वो तस्वीर 3 तारीख की जब इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया और आज की ये तस्वीर जिसमें आप देख पा रहे हैं 29 तारीख की ये तस्वीर, माफ कीजिएगा, जब शूटिंग हुई थी गाड़ी के ऊपर और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। और ये वही शख्स है सिद्धेश उर्फ महाकाल जो इस मामले में शूटर है और उसमें शामिल बताया जा रहा है, इसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम सौरभ उर्फ महाकाल है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सौरभ @महाकाल आरोप पुणे, ये लिखा हुआ है इसकी फोटो पर। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर उस दिन की 2 तस्वीरें जब इस घटना को अंजाम दिया गया था। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, कितनी बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए या इसकी गिरफ्तारी कितना मायने रखती है इस केस में?
बिल्कुल, देखिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि अभी तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उनमें शूटर्स के तौर पर गिरफ्तारी की बात करें तो ये मुख्य शूटर है जो महाराष्ट्र के पुणे से ताल्लुक रखने वाले संतोष जाधव और सिद्धेश कांबले उर्फ सौरभ महाकाल। तो सौरभ महाकाल और संतोष जाधव ये कैसे बिश्नोई गैंग के कांटेक्ट में गए, इन्हें किसने सुपारी दी, ये किसके कहने पर पंजाब पहुंचे और उसके बाद में इन्होंने इस पूरी हत्याकांड की साजिश को कैसे रचा, आखिर वो शख्स कौन था जिस केकड़ा की बात कही जा रही थी उसने मुखबिरी की, क्या वाकई में मुखबिरी की गई थी तो किसके जरिए कराई गई। उसके बाद चूंकि इनकी गाड़ी मूसेवाला को फॉलो कर रही थी और उसके बाद में एक जगह पर ओवरटेक करके किस तरह से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, तो पूरा का पूरा एक जो क्राइम सीन का सीक्वेंस था निश्चित तौर पर अब महाकाल की गिरफ्तारी के बाद में वो निकलकर सामने आएगा कि कैसे इस पूरी क्राइम को अंजाम दिया गया था, कैसे पूरी प्लानिंग रची गई, कैसे इस पूरे हत्याकांड। जाहिर बात है कि एक बहुत बड़ी सफलता है महाराष्ट्र पुलिस के लिए, पुणे पुलिस के लिए और निश्चित तौर पर पंजाब पुलिस के लिए बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि ये जो दो शूटर महाराष्ट्र के पुणे से ताल्लुक रखते थे जिनके नाम सामने आए थे, इनके तस्वीरें भी इंडिया टीवी के पास मौजूद है, उनमें से एक की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है और मुझे लगता है पंजाब पुलिस भी इस मामले में पूछताछ करने के लिए यहां पर रिमांड लेने की कोशिश करेगी। सौरभ उर्फ महाकाल की जिसकी गिरफ्तारी हुई है सिद्धू मूसेवाला केस में, एक बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को मिलती दिखाई दे रही है। मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने 17 फसलों के एमएसपी बढ़ा दी है। उत्पादन लागत कम से कम 1.5 गुना होगी और एमएसपी ये बताया जा रहा है कि जो उत्पादन लागत होगा उससे 1.5 गुना मिलेगी। धान की एमएसपी में 100 रुपए का इजाफा किया गया है। किसानों को एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है मोदी सरकार का यह फैसला। और अब एक अहम खबर की बात करते हैं। भारत को बदनाम करने का पूरा प्लान पाकिस्तान से बन रहा है। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से एंटी इंडिया, एंटी मोदी हैशटैग को ट्रेंड कराया जा रहा है। पाकिस्तान में यह इस वक्त भी ट्रेंड कर रहा है और इसमें हमारे ही देश के कुछ मोदी विरोधी नेता फंस गए हैं। सोचिए, पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों में अरबी भाषा में हैशटैग बनता है। मोदी को बदनाम करने के लिए उसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी इस काम के लिए अपनी ट्रोल आर्मी को उतार देती है और उसके बाद ईरान, कुवैत, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों से रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं। मोदी के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा मशीनरी एक्टिव की गई है। इसके तार इंडिया के भीतर मौजूद मोदी विरोधियों से लेकर देश के बाहर बैठे दुश्मनों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर जुड़े हुए हैं। इस साजिश के एक एक पुर्जे को एक्सपोज करती यह रिपोर्ट देखिए। खेल पाकिस्तान का था। इस्लामाबाद से, लाहौर से, रावलपिंडी से ऐसा तूफान खड़ा किया गया जिसमें सिर्फ मोदी और मुसलमान था। क्या ये बात सच नहीं है कि दुश्मन के जाल में ओवैसी भी फंसे, राहुल भी पाकिस्तानी लाइन पर चलने लगे। पाकिस्तान का टॉप ट्विटर ट्रेंड देख लीजिए। नंबर 1 पर एंटी इंडिया हैशटैग। थोड़ा और नीचे देखिए, मोदी का भी नाम, अरब का भी नाम। और नीचे देखिए, हैशटैग इंडियंस, हैशटैग मुस्लिम इन इंडिया, हैशटैग एवरी मुस्लिम, हैशटैग कुवैत, हैशटैग हिंदुत्व, हैशटैग इंडियन बीजेपी। 20 घंटों पहले पाकिस्तान से जो ट्रेंड शुरू हुआ वो अभी भी रुका नहीं है। एक एक शब्द पर गौर कीजिए। भारत विरोधी हैशटैग इस वक्त भी पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक है। पाकिस्तानियों ने फेक लोकेशन का इस्तेमाल किया। खाड़ी देशों को भड़काने वाला ट्वीट स्टॉर्म हुआ। पाकिस्तान के 31 वेरीफाइड हैंडल से भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग हुआ। जानबूझकर अरबी भाषा वाला हैशटैग क्रिएट किया गया ताकि मुस्लिम देशों में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। पाकिस्तान का टारगेट ही था कि इस मुद्दे के जरिए गल्फ देशों के साथ भारत के रिश्ते खराब किए जा सके। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर तो फर्जी अकाउंट्स बने ही, ऑन कैमरा भी रनिंग कमेंट्री हुई, नॉन स्टॉप हुई। बीजेपी की स्पोक्सपर्सन, उन्होंने जो गुस्ताखी की है और 1 अरब से ज्यादा
मुसलमानों की दिलाजारी की है। भारत में बीजेपी ने इंतहा पसंदों ने जिस किस्म की मुगलजात, गंद, बुग़्ज़, बका, न कभी फ्रांस के मामले में, न कभी डेनमार्क के मामले में, ये गैरत हमेशा पाकिस्तान इसको लीड करता रहा, उसके बाद तुर्की इसको लीड करता रहा, रही सही कसर ईरान इसको निकालता रहा, बाकी अरब ममालिक हमने बहुत ठंडे और यख हालत में देखा। इस बार मामला इस हद तक इंतहा को बढ़ गया कि अरब ममालिक ने भी इनिशिएटिव लिया। बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, मोदी के स्पोक्स पर्सन हैं जिनका नाम नूरपुर शर्मा है और दूसरे नवीन जंदाल, उन्होंने कुछ हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की टीवी पर बैठकर सरकारी सतह के ऊपर। और अरब ममालिक जो हैं वो आज मिलकर जिस तरह से उन्होंने भारत के परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं वो काबिल सताइश है। मगर पर्दे के पीछे का खेल बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान को खोलकर सपोर्ट करने वाले वो देश भी हैं, वो संस्थाएं भी हैं जो दिन रात विदेश में बैठकर एंटी इंडिया एजेंडा चलाती हैं और भारत में बैठे मोदी विरोधी ऐसे देश विरोधी तत्वों को दाना पानी देते हैं। तो चलिए एक एक करके सबका कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। मौजूदा विवाद को भड़काने के लिए अरबी भाषा में जो हैशटैग ट्रेंड कराया गया, उसके पीछे तुर्की बेस्ड संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सपोर्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का हाथ है। सोशल मीडिया पर जो ट्विटर स्टॉर्म आया, उसे ट्रेंड कराने वाले ज्यादातर ट्विटर यूजर्स मुस्लिम थे। अरब देशों में रहने वाले हिंदुओं को टारगेट करने के लिए कोऑर्डिनेटेड सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया। तुर्की बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इस ट्विटर स्टॉर्म की शुरुआत 3 जून 2022 को ही कर दी थी और तब से लेकर अब तक सेम एंटी इंडिया हैशटैग के साथ 60 से ज्यादा ट्वीट किए गए। इस संस्था के प्रोपेगेंडा ट्वीट में हिजाब से लेकर अलग अलग मुद्दों का जिक्र था और नोट करने वाली बात यह है कि हर ट्वीट में बड़ी चालाकी से या तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम या फिर मोदी की तस्वीर अटैच करके एजेंडा चलाया गया। इससे यह पता चलता है कि यह किसी प्रोफेशनल का काम है जिसने उन लोगों के साथ मिलकर एंटी इंडिया नैरेटिव चलाया जिन्होंने दिन रात भारत में हो रहे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी थी। और पाकिस्तान से ऐसे लोगों को लगातार बैकअप मिल रहा था, कभी ट्विटर के जरिए तो कभी ऑन कैमरा कमेंट्री के जरिए। मेरे ख्याल में हमें मालूम होना चाहिए कि उनके जो लीडर गुजरा है सावरकर, उसने जो किताबें लिखी है और जो कि बेसिक्स हैं आरएसएस के लिए, और उसके ऊपर उनके 400 मेंबरान जो खुफिया हैं, वो खुद उनका नाम पता नहीं है, वहाँ पर वो प्लानिंग करते रहते हैं। और जो ये टोटल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मुसलमानों को बर्रे सगीर हिंदू पाक से ख़त्म करना है और पूरे दुनिया में ख़त्म करना है। इंडिया अपने इन प्रोग्राम में वो जो नाजी जर्मनी का फार्मूला था उसको अप्लाई कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने वहाँ से यहूदियों को ख़त्म किया यूरोप से और ख़ासकर जर्मनी से, वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। 3 जून को तुर्की की जिस संस्था ने अरबी हैशटैग के साथ भारत को टारगेट करना शुरू किया, पाकिस्तान ने उसे हाथों हाथ पिक कर लिया और 6 जून आते आते अरब देशों में मोदी विरोधी तूफान खड़ा हो गया था। 6 जून को गल्फ देशों के वेरीफाइड हैंडल्स, न्यूज हैंडल्स ने इस खबर पर रिएक्ट करना शुरू किया और कुछ घंटों के भीतर 6 लाख से ज्यादा ट्वीट्स ऑल ओवर वर्ल्ड घूमने लगे, सर्कुलेट होने लगे, लाइक और रिट्वीट होने लगे। हर घंटे कम से कम 45,000 ट्वीट हुए और ये सिर्फ एक शख्स का काम नहीं हो सकता, ये वेल प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड अटैक था। पहला रिएक्शन है अरब कौमों की तरफ से। भारत के अंदर इस तरह की हरकतें तो आम होती रहती है ना, फ्रीक्वेंटली होती रहती हैं, लेकिन उसके ऊपर हम ही चीखो पुकार किया करते थे और सोचा करते थे कि यार कभी इनको भी शर्म आएगी। मोदी रह गया थोड़ा साढ़े हम सायो, मोदी रह गया, आखिर में वो जाएगा। एहतजाज भारत के अंदर से सामने आया और फिर ये इंटरनेशनलाइज होता चला गया, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस पर बात होना शुरू हो गई, फिर इंटरनेशनल ट्रेंडिंग इस पर चली और अरब बाजी ले गए हैं। यानी कि एंकर ने अरब ममालिक में अपना प्रोग्राम शुरू किया और उस प्रोग्राम में उन्होंने द्रुशिप पढ़ा, फिर अपना प्रोग्राम शुरू किया और भारत के खिलाफ पूरी उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया अपनी मीडिया के ऊपर अरब ममालिक में कि बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जा रहा है और इससे भारत को एक दिन के अंदर अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है।
इस हेट कैंपेन में चलाए गए 76% ट्वीट्स अरबी भाषा में थे, लेकिन उसे पुशअप करने का काम किया कुछ गल्फ देशों और पाकिस्तान में बैठे किरदारों ने। मगर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सेम उसी हैशटैग को, उसी अरबी भाषा वाले हैशटैग को भारत में मौजूद मोदी विरोधियों ने भी ट्रेंड कराया। इसमें कांग्रेस के नेताओं से लेकर वो सारे कैरेक्टर्स थे जो दिन रात मोदी को बदनाम करने के लिए अनाप शनाप लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और पाकिस्तानी भी उन्हीं बातों को कोट करके मोदी मोदी, बीजेपी बीजेपी, आरएसएस आरएसएस करते हैं। बड़ा जबरदस्त इकदाम उठाया है कुवैत ने, कतर ने, बहरीन ने और कुछ सऊदी अरब के अंदर भी कुछ मार्केट्स में बैन लगा दिया है इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो प्रोडक्ट्स इंडिया से आते हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है, और इस बैन की वजह बिल्कुल यही है कि गुस्ताखी की गई है और उस गुस्ताखी के ऊपर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी गुस्ताखियां की गई हैं इंडिया की तरफ से। इंडिया से मुराद ये नहीं है कि इंडिया के सारे लोग, इंडिया से मुराद वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, वो आरएसएस के लोग हैं जो इस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। हर दफा वो टीवी पे भी इस चीज को प्रमोट करते हैं, वो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान लड़ाई करवाने की हर कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से दोबारा इनके दरमियान ये चीज पाई जाए और एक और जो है वो मसला खड़ा हो पूरी दुनिया के अंदर। तो ये चीज समझने की है कि ये लोग मुसलमानों को हमेशा क्यों अटैक करते हैं। मुसलमानों की आबादी कोई छोटी सी आबादी नहीं है, मुसलमान दुनिया की दूसरी बड़ी अक्सरियत रखने वाला मजहब है, और इसके ऊपर अगर आप बार बार अटैक करेंगे तो दुनिया के अंदर एक हलचल जरूर मचेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।